तमिलनाडु के इस असेंबली के इलेक्शन में एमआईएम पार्टी इस अलायंस में 3 सीट पर उनके साथ लड़ेगी। एक वानियमबाड़ी, एक कृष्णागिरी और एक शंकरापुरम। और साथ ही साथ हम इस अलायंस का हिस्सा हैं। हम लोग जॉइंटली इलेक्शन कैंपेन करेंगे और हमारी 12 तारीख को चेन्नई में YMCA ग्राउंड्स पर शाम में एक पब्लिक मीटिंग भी होगी। और आज आपको मालूम होगा कि हम लोग इस अलायंस में साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो हमेशा DMK लेड अलायंस या ADMK लेड अलायंस होता है, तो एक थर्ड अल्टरनेटिव के तौर पर मुझे यकीन है कि मिस्टर दिनाकरन की लीडरशिप में AMMK या AIMIM और दूसरे जो पार्टीज इस अलायंस में होंगे, हम लोग एक थर्ड अल्टरनेटिव बनकर तमिलनाडु की आवाम के पास जाएंगे। और मुझे यकीन है कि तमिलनाडु की जनता अपनी मोहब्बत से और अपनी आशीर्वाद से जनाब दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK को और इस अलायंस जितने पार्टीज है उनको अपनी दुआओं से नवाजेगी। ये हमारी एक कोशिश होगी। चल रहा था तो एक आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल वो नेक्सस काम कर रहा है या ऐसे लोग काम कर रहे हैं जहां जहां आपके जिस सूबे में स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी बात चल रही है उसको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, उसको एक तरह से खराब कर दिया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा पॉलिटिक्स में आपको कुछ लोग, कुछ सियासी धड़ा आपको अछूत की तरफ बिहेव कर रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत की पॉलिटिक्स में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई ये समझता है कि AIMIM एक अनटचेबल पार्टी है। AIMIM से अगर अलायंस छोड़ी अगर बातचीत भी करेंगे तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे भाग जाएगा। और ये ज़्यादातर जो अपने आप को जो पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं उनको लगता है। दूसरा ये है कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का जो यूथ है वो काफ़ी MIM से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके होप्स, एस्पिरेशंस, उसमें एक चर्निंग है। वो ये चाहता है कि हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस हो, हमारी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो। वो तंग आ चुका है इन सेकुलर पार्टीज को वोट देते देते, और वो इन पार्टीज में जो लीडरशिप है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन ये MIM पार्टी को एक अनटचेबल के तौर पर ये लोग पेश करते हैं। और उनका आर्गूमेंट ये होता है कि अगर हम AIMIM से बात करेंगे, अलायंस को छोड़ो, तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट भाग जाएगा। ये सेकुलर पार्टीज ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका वोटर है ही कहाँ आपके पास। स्पेशली मुल्क के बहुत से स्टेट्स में तो वोटर भाग चुका है। उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था सेकुलर पार्टीज का, तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए थोड़ा वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे को कोशिश करते हैं कि हमसे बातचीत ना हो और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर ये चलता है पॉलिटिक्स में। हम अब मेहनत करेंगे और अच्छी बात भी हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के मेंबर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे। और जब वो हो जाएगा तो जब हालात और बदल जाएंगे। सर, हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु पे रखा है, लेकिन एक सवाल है, आपने पिछले दिनों एकला चलो की बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या बंगाल में आप एकला चलो को फॉलो करेंगे? बंगाल के ताल्लुक से सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मुनासिब वक्त पे मुनासिब बात मैं आपसे करूँगा। अभी वो वक्त आया नहीं है। और इलेक्शन लड़ना जो है ना, आपको तो अपनी पार्टी की ताकत पे भरोसा होना चाहिए। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में। तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। आप कोई भी इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहला उसको अपनी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, अपने आप पर, उस पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो जब आगे बढ़ते आप। तो हम हमेशा से अकेले लड़ते आए हैं। अब तक जो आप देखें MIM का जो पॉलिटिकल जर्नी है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ने
ना हमको प्रमोट किया, ना हमारा साथ दिया। हम तो लड़ते हुए आए हैं, मेहनत किए, हमारे पार्टी के मेंबर्स ने बड़ी कुर्बानियां दी। हाँ, हमसे गलतियां भी हुई है, उन गलतियों से हमने अपने आप को सही भी किया है, करेक्ट भी किया है। तो ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। सर, ये जो 3 सीट हीरो किया अलायंस में, वन्यवाड़ी में आप कंटेस्ट कर चुके हैं, वन्यवाड़ी में आपने कैंपेन किया, कृष्णगिरी और शंकरपुरम, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है? नहीं, यहाँ देखिए आप, मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा कि पिछले 4 साल में हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं गलत ना कहूँ तो कम से कम 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पार्टी का, और दूसरे 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक मिनिमम लेवल पर है, मगर 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद हम लोग जब डिस्कशन हुआ दिनाकरन साहब की पार्टी से और हमारे पार्टी में, तो हम लोग बोले ठीक है, हम 3 सीट्स पर हम लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर दिनाकरन साहब की पार्टी के जो अलायंस, उनकी पार्टी कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट्स को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करें। हाँ, कानून लेके आएगा कि इस तरीके से फेक और ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ना हो। आप बोलिए, आप मीडिया में रह के आप बर्दाश्त करेंगे उसको? क्या मतलब ब्लैकमेलिंग का? ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है? आप अपनी जिंदगी जो है गंदगी में गुजारेंगे, बदकिरदारी में गुजारेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे कमजोरों का, और जब आपकी गंदगी और बुराई अवाम में आ जाती है तो आप उसको बोलते कि नहीं दिखाना। वो कौन क्या अपने घर में कर रहा मेरे को उससे मतलब नहीं है, वो आप क्या करते आपका राइट है वो। बट अगर जब कोई आपके ही पॉलिटिकल अपोनेंट्स आपके वो निकाल देते हैं वो तमाम चीजों को, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे आप बोल रहे ब्लैकमेलिंग नहीं करना, फिर आप बीफ के ऊपर कानून क्यों बनाए? ये क्या बात है भाई? आप, मैं क्या खाना खाऊंगा आपको उसकी फिक्र क्यों है? करीब पूरी खुरेश कम्युनिटी जो है, जिनका प्रोफेशन ही खुद ये है, उनको बर्बाद कर दिया पूरे कर्नाटका में। और आपके एमएलएस की जब बात आ रही है तो आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्लैकमेलिंग का कानून बनाएंगे। फिर मैं जो खाना चाह रहा हूं, ठीक है, काउ स्लॉटर एक्ट है, मानते हो, लॉ है, मगर ये दूसरा जो उस पर क्यों बंद कर दिया? पूरी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी है। दलित, गरीब जो मुसलमान हैं, जो गरीब लोग हैं, पूरा प्रोफेशन है उनका। अपनी जहां बात आ रही, अपनी चमड़ी को बचाने की बात आ रही, तो ब्लैकमेलिंग हो जाता है। आपकी कलरफुल लाइफ पब्लिक में आ रही तो आप परेशान हो जा रहे हैं। आप कलरफुल क्यों लीड करते हैं भाई? ब्लैक एंड व्हाइट लीड करिए ना। मगर अपनी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी अनपॉपुलैरिटी को आप बचाने के लिए लॉ बना रहे, मगर वो जो गरीब जो भूखा मर रहा है आपके लॉ से कर्नाटका में, उसकी कोई फिक्र नहीं है उनको। तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना ये लोग लॉ बनाते सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजीज के ऊपर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो सीडी कौन निकाले, क्या निकाले, मेरे को नहीं मालूम। वो तो बीजेपी खुद अपने पार्टी में एक बना लेना सेल, और फिर उनके ही क्या 6-7 एमएलए कोर्ट को चले गए कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करना। अब मीडिया भी तो कुछ बोलना ना। हाउ कैन मीडिया टॉलरेट कर रहे हैं आप ऐसा? आप लोग कुछ बोल रहे ही नहीं, आप लोग तो खुश है, चलो हमारे को रोक दे रहे। अरे भाई, आपका काम तो रिपोर्टिंग करना है ना। ओके, फ्यूल प्राइसेस 27 फरवरी से अभी तक मतलब इंक्रीज नहीं हुआ, इट हैज नॉट इंक्रीज। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे वाह, मेरे को नहीं मालूम था कि टाइम्स नाउ का ये एडिटोरियल ओपिनियन है कि 27 फरवरी से अब तक प्राइस नहीं बढ़े। इसका मतलब आप लोगों की गाड़ी में पेट्रोल पे और डाल रहा है। नहीं, आपको लग रहा है कि आपके पास अलग पूरा क्वेश्चन तो सुन लीजिए। मतलब 27 फरवरी से फ्यूल रेट्स इंक्रीज नहीं हुए, आप कैसा देखते हैं? मतलब मार्केट से रिलेटेड या फिर इलेक्शन से रिलेटेड? ये था क्वेश्चन। मार्केट से रिलेटेड देखते हैं या फिर इलेक्शन से रिलेटेड देखते हैं? मतलब बढ़ाया नहीं गया तो क्या इलेक्शन सर
पे है उसको देख मद्देनजर या फिर मार्केट के जो पेट्रोल के दाम को लेकर के डायनामिक प्राइसिंग है, जो क्रूड ऑयल का रेटिंग नंबर 1 पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो 2 व्हीलर चलाने वालों की दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो लॉरी चलाते ट्रक ड्राइवर्स उनकी दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो बच्चे ड्राइवरिंग करते टैक्सी कैब चलाते उनकी दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान ट्रैक्टर में डीजल डालता उसकी दुश्मन है। ये प्राइस हाइक से ये तमाम सेक्टर जिसको मैं अभी तो खाली बताया हूं बहुत है, ये सब लोग परेशान हो गए। आप हैदराबाद में हो या तेलंगाना हो, ये पूरे ड्राइवर्स की नौकरी चले गई, 2 व्हीलर्स। और मोदी सरकार को जानना चाहिए कि 2 व्हीलर वाले ही वोट डालते जाके पोलिंग बूथ पे, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले वोट नहीं डालते वोट। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता वो मोटरसाइकिल पे निकल के जाके वोट डालता, लोगों को दलवाता। ऑटो है, ऑटो वाले परेशान है। ये गरीब भारत की जमहूरियत माने इलेक्शन अगर कामयाब होता है तो ये गरीबों की वजह से, ये जो वोटिंग क्लास जिसको गरीब बोलते हैं, अब वो लोग खुद परेशान है। तो प्राइस नहीं बढ़ रहा, क्या मतलब भाई? आप गवर्नमेंट जो है जो सेंट्रल टैक्स ले रही है तो कम कर दो ना भाई, आप 38%। अगर नहीं बढ़ा, अगर आपकी बात सच है तो आप टैक्स कम कर दो ना भाई, आप 10% कम कर दो। क्यों नहीं कम कर रहे आप कम करके दिखाइए ना गरीबों को। भाई आप गरीब के लिए गरीब का गरीब तो पिटे जा रहा है। वो पैसा तो सब्सिडी में जाता है ना। कौन सी सब्सिडी में जा रहा भाई? योजनाओं कौन सी योजनाओं में जा रहा है भाई? कौन सी योजना, कौन सी योजना है? गरीब की गरीबी बढ़ाने की योजना है ये तो। कहां की योजना है ये? किधर है ये? तो आप जाके देखिए। आप लोगों को चाहिए कि पूरे कैमरास लेकर हैदराबाद के पेट्रोल पंप्स पर ठहर जाइए और जो पेट्रोल दिला रहा उसको बोलिए भाई साहब क्या आपकी राय है, देखिए आपको क्या बोलता है वो। आप लोग जाते नहीं है, खामखा मेरे चेहरे के पीछे पड़ रहे थे आप लोग। वो गरीब का चेहरा देखो जो रो रहा है आज। हर पेट्रोल पंप पे चलिए आप। अच्छा, आप जहां पर लॉरी के, जिसको हैदराबाद में लॉरी का अड्डा बोलते, वहां चले जाइए आप। जहां पे तरकारी लेके आते लोग, पूछिए उनसे आप। पूरा हर सेक्टर को इससे परेशानी हो रही है। मोदी सरकार समझती कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। इनका प्रॉब्लम यही है ना कि रोड पे निकले तो समझते लोग। हम भारत की जनता को बोल रहे कि हम पार्लियामेंट में पुकार रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, मगर मोदी सरकार से जब जनता रोड पर आकर अपने आक्रोश का इजहार करती है तब जाकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो जाती फौरन। उसी जो रिएक्ट करते तो अब आएगी जनता, अब निकलेगी जनता, निकल के बताएगी। अभी तक रोड पे नहीं आए, इसका मतलब अरे भाई बूथ को भी तो जाना है ना, बूथ को तो जाना पड़ेगा ना जनता को। ये महिलाएं हैं, एलपीजी प्राइस जाके पूछे ना महिलाओं से। बोली मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ, आप बोलिए मैडम क्या है इसका? गैस का सिलेंडर नहीं ले रहे, मालूम आपको? जिसको गवर्नमेंट की गैस के स्कीम में सिलेंडर मिला गया था, सेकंड नहीं ले रहे वो। 800 रुपए भाई, कहां से घर का कमरे का किराया देंगे गरीब वो, या फिर अपना घर चलाएंगे? 860 रुपए घर का किराया भी देना है, घर का खाना भी लाना है। और मोदी जी बोलते कि मैं कर रहा हूं, मैं तो गैस का सिलेंडर। अरे कहां गया? आप गैस का देख रहे नहीं। आप लोग तो गरीब को भूल ही गए, बीजेपी सरकार गरीब को भूल ही गई। मोदी जी गरीबों को भूल जा रहे हैं। वो खुद गरीबी से उठकर आए थे मगर आज गरीबों को भूल जा रहे हैं। उनको गरीबों को याद रखना चाहिए। महिलाएं इतने परेशान हैं, बोल रहा हूं आपको, कई महिलाएं वो गैस का सिलेंडर अब चार्ज ही नहीं करा रहे, वो लोग चार्ज ही नहीं करा रहे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कम इन गरीब महिलाओं को देख लीजिए, नजर करम कर दीजिए उनके ऊपर। आप गैस का, चलिए पेट्रोल डीजल आप नहीं करना चाह रहे, गैस तो कम कर दीजिए। मगर मीडिया में क्या है, सिर्फ गैस चलती है मोदी जी की, मोदी जी गैस, मोदी जी की गैस, गैस गैस, उनके गैस चल रहे, और वो एलपीजी पे परेशान पूरे लोग। कब तक गैस चलाएंगे भाई आप लोग? सर इलेक्शन के रिलेटेड देखते हैं सर इस मुद्दे को। हाँ, इलेक्शन के रिलेटेड देखते हैं क्या इस मुद्दे को? इसका असर इलेक्शन पे पड़ेगा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। फॉरगेट अबाउट इलेक्शन, आते जाते रहेंगे। वो गरीब का क्या होगा भाई? आपको अंदाजा भी है कि जो ऑटो ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर, जो ट्रांसपोर्टेशन में और ये 3 व्हीलर्स, उनको जो पेट्रोल डीजल जलाकर अपना काम करना पड़ता है, उन पर क्या गुजर रही है? उसको इलेक्शन से मतलब ही नहीं है, उसको अपनी गरीबी से मतलब है। इलेक्शन आते जाते रहेंगे ना।
उसका गम और गुस्सा कौन देखेगा बताइए आप।